नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक रहेगा प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री के बारे में अपन पढ़ेंगे आज। संसदीय शासन प्रणाली में प्रधानमंत्री समस्त शासन की धुरी होता है, मतलब कि शासन की समस्त शक्तियाँ प्रधानमंत्री में निहित होती हैं। प्रधानमंत्री के बारे में कहा है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा कि यदि हमारे समाज संविधान के अंतर्गत किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जा सकती है तो वे प्रधानमंत्री है, न कि वह भारत का राष्ट्रपति। एक डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का कथन है कि हमारे अगर संविधान के अंतर्गत अगर किसी कार्यकारी की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की जाए तो वह अपने भारत के प्रधानमंत्री से की जाएगी, ना कि भारत के राष्ट्रपति से। क्योंकि जो हमारे प्रधानमंत्री को शक्तियाँ प्राप्त हैं संविधान में, वही शक्तियाँ अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो अम्बेडकर द्वारा अपने भारतीय प्रधानमंत्री की तुलना अमेरिका के राष्ट्रपति से की गई है। क्रॉस मैन का एक कथन है कि संसद और कैबिनेट सरकार को प्रधानमंत्री सरकार कहा गया है। तो संसदीय अपनी जो कैबिनेट सरकार है वो प्रधानमंत्री सरकार कहा गया है। प्रधानमंत्री का पद अनुच्छेद 74, 75 और 78 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री के पद का वर्णन है। जो अपना प्रधानमंत्री पद है इसका वर्णन अनुच्छेद 74 में है, अनुच्छेद 75 में है, अनुच्छेद 78 में है। और इन अनुच्छेदों में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का संबंध भी बताया गया है। अनुच्छेद 74(1) में राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मतलब कि जो राष्ट्रपति को अपनी शक्तियों का या फिर राष्ट्रपति को अपने कार्यकारी का जो उसके सहायता देने के लिए या फिर उनको कानूनी सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा और उस मंत्रिपरिषद का प्रधान होगा वो प्रधानमंत्री होगा। और भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में उल्लेखित किया गया है। इसमें अपने भारतीय संविधान के अंदर जो प्रधानमंत्री का है डायरेक्ट या फिर सीधे तौर पे उसको प्रधानमंत्री ना कहकर मंत्रिपरिषद के मुखिया के रूप में बताया गया है या फिर उल्लेखित किया गया है उसको। उसके बाद में जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है उस नियुक्ति के प्रावधान है कुछ संविधान में। प्रधानमंत्री के लिए कोई प्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, उसको सीधा जैसे कि अपन संसद या फिर MP के जो चुनाव होते हैं उन MP के चुनाव में से ही प्रधानमंत्री के एक कैंडिडेट जो बहुमत दल का नेता होता है उसी के आधार पर प्रधानमंत्री उस बहुमत दल का नेता जो होता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को नियुक्त करता है। अभी जो प्रधानमंत्री डायरेक्ट ना होकर एक राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। जो बहुमत दल के अंदर जो नेता होता है उसका जो राष्ट्रपति द्वारा उसकी नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 75(1) में 75(1) के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किस अनुच्छेद के तहत? 75(1) के अनुच्छेद के तहत प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करेगा वो राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री बनने के लिए लोकसभा, राज्यसभा इन दोनों में से किसी एक का सदस्य होना जरूरी है। अगर ये दोनों में से किसी एक का सदस्य नहीं है, इसको अगर भारतीय संविधान के अनुसार 6 मंथ तक इसको सीधे तौर पे प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है, मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने बाद में चुनाव करवा के उसको किसी एक सदन का सदस्य लेना जरूरी होगा। ऐसा आवश्यक नहीं है कि वह प्रधानमंत्री केवल लोकसभा से ही हो, क्योंकि प्रधानमंत्री राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। मतलब किसी भी एक सदन का उसे सदस्य होना जरूरी है। ये जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, वो राज्यसभा से भी हो सकता है और लोकसभा से भी हो सकता है। यदि प्रधानमंत्री नियुक्त होते समय वह किसी भी सदन का सदस्य नहीं है तो वह 6 माह उसे संसद के किसी भी एक सदन का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी है। ये अनुच्छेद 75(5) में ये दिया गया है कि जब किसी को मंत्री बनाया जाए या फिर प्रधानमंत्री या फिर कोई भी मंत्री उसका पदभार दिया जाए, जरूरी नहीं है कि उसे उस टाइम लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य होना जरूरी है। वो उसके बिना भी एक मंत्री का या फिर प्रधानमंत्री के रूप में जो भी उसको शपथ लेनी होती है वो ले सकता है, लेकिन उसको 6 महीने के अंदर किसी भी एक सदन का उसे सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। ये लास्ट मंथ इसको 6 महीने दिए गए हैं। 6 महीने के अंदर अंदर उसे किसी एक सदन का उसे सदस्यता ग्रहण करनी होगी या फिर उसको निर्वाचित किसी और एक सदस्य होना होगा। इसलिए अनुच्छेद 75(5) में ये उल्लेख किया गया इसका। फिर कि
कि राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल अथवा गठबंधन के नेता को ही प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त कर सकता है। मतलब कि जो मैंने पहले ही बोला है कि राष्ट्रपति जो बहुमत दल का नेता होगा या फिर किसी गठबंधन है या फिर उस गठबंधन को मान लो या फिर वो एक दल मान लो, उस दल का जो एक नेता है उसी को नियुक्त कौन करेगा? राष्ट्रपति उसको नियुक्त करेगा प्रधानमंत्री के रूप में। सरकार चलाना है तो प्रधानमंत्री को लोकसभा के सदस्यों को बहुमत का समर्थन हासिल होना जरूरी है। जैसे कि अभी हमारे लोकसभा में कितनी सीटें हैं? 543। अब 543 में जो 3-4 मान लो कि 3-4 दल हैं जिनको अलग अलग सीटें प्राप्त हुई है लोकसभा चुनाव में, जिसके पास सबसे ज़्यादा बहुमत होंगे या फिर जिसके पास सबसे ज़्यादा सीटें होगी वो लोकसभा सदस्यों को जो बहुमत हासिल करेगा, तो उस आधार पे राष्ट्रपति ये डिसाइड करेगा कि भाई सबसे ज़्यादा जिसको सीटें प्राप्त हुई है उन सीटों के या फिर उन सीटों के माध्यम से जिसके पास बहुमत होगा उसे वो नियुक्ति करेगा। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। ये वही लाइनें हैं जो मैंने पहले बता रखी है कि भाई प्रधानमंत्री वह है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। मतलब कि जिसके पास ज़्यादा दल बहुमत है वही उस लोकसभा का नेता है। लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। एक लाइन है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है, अर्थात मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से तो लोकसभा या फिर लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, और अगर मंत्री हैं वो व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। माना कि जो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, इसका उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 75(3) के अंदर। 75(3) के अंदर ये उल्लेख किया गया है कि भाई मंत्रिपरिषद वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि वो जो भी मंत्रिपरिषद है, जो भी मंत्री हैं वो राष्ट्रपति के पश्चात अपना पद धारण करते हैं, तो उस वजह से व्यक्तिगत रूप से तो राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी है। और अगर मंत्रिपरिषद पूरी अगर सामूहिक रूप से अगर बात की जाए तो सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनकी जो पद की शपथ है वो अनुच्छेद 75(4) के अंदर है। किनके? जो मंत्री है या फिर प्रधानमंत्री, मंत्री या फिर मंत्री जो कैबिनेट मंत्री जितने भी है, जो मंत्रिपरिषद के अंदर कैबिनेट मंत्री अभी आ जाते हैं, राज्य मंत्री भी आते हैं, उप मंत्री भी आते हैं। इन तीनों को मिलाकर एक मंत्रिपरिषद बनता है और इनकी जो शपथ है वह शपथ 75(4) के अंदर दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को पद ग्रहण करने से पूर्व 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। अब राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है कि प्रधानमंत्री सहित, मतलब कि प्रधानमंत्री भी उस टाइम से प्रधानमंत्री की शपथ नहीं लेता, वो एक मंत्री की शपथ लेता है। तो जो प्रत्येक मंत्री हैं उनको पद ग्रहण करने से पूर्व 2 तरह की शपथ दिलाई जाती है। कितने प्रकार की शपथ? दो प्रकार की। कौन कौन सी? एक तो पद के प्रति शपथ है और एक है गोपनीयता से। 2 प्रकार की शपथ है, या तो प्रधानमंत्री या मंत्रिपरिषद जो भी शपथ लेंगे वो एक तो लेंगे पद की शपथ लेंगे और एक अपनी गोपनीयता की शपथ लेंगे। पद की शपथ के अंदर तो है यह शपथ कर्तव्यों के ईमानदारी से निर्वहन करने के लिए दिलाई जाती है। और जो दूसरी है गोपनीयता की शपथ, यह शपथ मंत्रिमंडल के निर्णयों को गुप्त रखने के लिए दिलाई जाती है। मतलब कि जो जिस प्रकार से जितने भी निर्णय लिए जाते हैं मंत्रिपरिषद के अंदर या फिर मंत्रिमंडल के अंदर जितने भी निर्णय लिए जाएंगे वो गोपनीयता रखे जाएंगे या फिर किसी के साथ उनका सामूहिक रूप से उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और एक तो दिलाई जाएगी पद की शपथ दिलाई जाएगी और एक दिलाई जाएगी गोपनीयता की शपथ। इसके आगे देखते हैं कि प्रधानमंत्री मृत्यु या फिर परित्याग की स्थिति में क्या है, उसके आगे के प्रावधान वो भी हम देखते हैं। अभी इसके आगे अपन देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री की जो मृत्यु या फिर परित्याग की स्थिति में पूरा या तो जो मंत्रिपरिषद है वो पूरी भंग हो जाएगी या फिर प्रधानमंत्री के बिना मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि एक मंत्री के त्याग पत्र से मंत्रिपरिषद बनी रहेगी, लेकिन एक प्रधानमंत्री की या फिर मृत्यु हो जाती है या फिर पद त्याग या फिर वो अपना बोल देता है कि भाई मुझे इस स्थिति में नहीं रहना है, तो पूरी मंत्रिपरिषद है वो पूरी ऑटोमेटिक भंग हो जाएगी। जब किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या फिर त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान ही खाली होता है। वही बात है कि अगर एक कोई मंत्री अगर किसी को अपने पद से त्यागपत्र दे देता है तो सिर्फ और सिर्फ वो एक स्थान खाली होगा। अगर इसकी जगह प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र दे देता है, वो कहता है कि
मुझे इस पद पे नहीं रहना है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है, तो पूरी जो मंत्रिपरिषद होगी वो पूरी पूरी भंग हो जाएगी। लेकिन किसी एक मंत्री के त्यागपत्र देने से या फिर एक मंत्री किसी की मृत्यु हो जाने से सिर्फ और सिर्फ एक स्थान खाली रहेगा, ना कि पूरी मंत्रिपरिषद भंग होगी। फिर यह प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा दे देती है। वही बात है कि अगर एक प्रधानमंत्री अगर वो अपने पद से छोड़ता है या फिर त्यागपत्र देता है तो पूरी मंत्रिपरिषद ही भंग हो जाएगी। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। ये प्रश्न कई बार बनता है, आया भी है क्वेश्चन ये कि प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा किसने दी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दी गई है। फिर इसके आगे है कार्यकाल। प्रधानमंत्री का कार्यकाल तय नहीं होता है, क्योंकि ऐसे सीधा देखा जाए तो ये 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता है लोकसभा का। लेकिन प्रधानमंत्री जो पद है इसका कोई कार्यकाल निश्चित नहीं होता है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं कि वे तब तक अपने पद पर रह सकता है जब तक पार्टी का गठबंधन का नेता हो। प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद उस समय तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक लोकसभा में विश्वास प्रस्ताव, जिस दिन लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है या फिर ये विश्वास प्रस्ताव पारित नहीं कर पाते हैं तो इन्होंने अपने पूरे मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है या फिर पूरी मंत्रिपरिषद ऑटोमेटिक अपने भंग हो जाती है। प्रधानमंत्री की भूमिका एवं उत्तरदायित्व, क्या क्या इनकी प्रधानमंत्री के कार्य हैं, उत्तरदायित्व हैं, क्या क्या इनको सरकार अंदर कार्य करने पड़ते हैं, किस प्रकार से इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री को केंद्रीय महत्व का प्रदान किया गया है। इस विषय में निम्नलिखित भूमिकाओं का निर्वहन करता है, जैसे कि प्रधानमंत्री मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। वह संसद के उस सदन का नेता होगा जिस सदन का वह सदस्य है। जैसे कि लोकसभा का है तो वो लोकसभा का नेता होगा। प्रधानमंत्री लोकसभा बहुमत दल का नेता होता है। प्रधानमंत्री होगा वो बहुमत दल का नेता होगा। किसका? लोकसभा में बहुमत दल का नेता होगा। वह राष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद के मध्य संचार का माध्यम होता है। ये लाइन काफ़ी बार अच्छी भी है कि मंत्रिपरिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो मध्य का संचार का माध्यम होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माण करता है तथा मंत्रियों को विभागों का आवंटन करता है। सबसे पहले राष्ट्रपति के समक्ष सारे मंत्री जितने भी होंगे शपथ लेंगे। शपथ लेने के बाद में सबको अपना अपना एक विभाग दिया जाएगा और जो विभाग दिया जाएगा मंत्रियों को उनका जो आवंटन है प्रधानमंत्री के सलाह पर दिया जाएगा और उनका देने का काम करते हैं राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सलाह से सारे विभागों का आवंटन करेगा। आगे हैं, वह कैबिनेट की समस्त कार्यवाही का संचालन करता है, बैठकों का आह्वान करता है और उनकी अध्यक्षता करता है। कौन? प्रधानमंत्री। क्या क्या काम है इनका? जो कैबिनेट के अंदर जितनी भी कार्यवाही होती है उनका संचालन करता है, जितनी भी बैठकें होती है उनका आह्वान करता है और अध्यक्षता भी करता है। वह संसद की कैबिनेट के मध्य संपर्क सूत्र की भूमिका में होता है। वह संसद में सरकार की तरफ से मुख्य प्रवक्ता होता है, मतलब कि वह संसद के अंदर जो सरकार है हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ से अपने मुख्य जो प्रवक्ता का जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री करता है। प्रधानमंत्री शासन के समस्त विभागों में समन्वय स्थापित करता है और जिससे वह समस्त शासन एक इकाई के रूप में कार्य करता है। जितने भी विभाग हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का जो भी कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और जो शासन की एक इकाई के रूप में जो कार्य करता है वो प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता है। प्रधानमंत्री विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों व उच्च स्तरीय बैठकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। जो भारत का प्रतिनिधित्व है एक अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में जितने भी उच्च स्तरीय बैठक होती है या फिर कोई किसी प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर जितने भी मुद्दे हैं या फिर जितनी भी बैठकें होती हैं उनका जो प्रतिनिधित्व करने का कार्य है वो प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। वह राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल के नीचे पर परिचित करवाता है। वह राष्ट्रपति के परामर्श का मंत्रिमंडल तक पहुंचाता है, मतलब कि राष्ट्रपति के जो भी परामर्श होते हैं वो मंत्रिमंडल तक पहुंचाने का काम और मंत्रिमंडल में जितने भी कार्य होते हैं वो राष्ट्रपति के पास पहुंचाने का कार्य काम कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। अब मंत्रिमंडल के अंदर या फिर मंत्रिपरिषद के अंदर जितने भी पदाधिकारी हैं उनकी जो नियुक्ति होगी वो राष्ट्रपति द्वारा जो जितनी भी पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती है वो प्रधानमंत्री की सलाह से या फिर परामर्श से की जाती है। राष्ट्रपति अपने मन मर्जी से किसी भी
पदाधिकारी का या फिर किसी भी मंत्री की नियुक्ति या फिर उसको विभाग देने का कार्य नहीं करता है। वो प्रधानमंत्री के सलाह से ही या फिर प्रधानमंत्री के परामर्श से की जाती है। और प्रधानमंत्री नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है। जो ये नीति आयोग है इसका जो पदेन अध्यक्ष है वो प्रधानमंत्री होगा। और नीति आयोग 2015 से पहले इसका नाम था योजना आयोग, जिसको बाद में नीति आयोग बना दिया गया। 2015 से पहले ये योजना आयोग था। फिर है प्रधानमंत्री के कर्तव्य, अनुच्छेद 78 के अंदर, अनुच्छेद 78 के अंदर प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए हैं। कौन कौन से उसके कर्तव्य हैं जो प्रधानमंत्री के पद पे रहते हुए उसको कर्तव्य निर्वहन करने पड़ते हैं। आइए देखते हैं एक बार। आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के लिए 3 कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। कितने कर्तव्यों को प्रावधान है? 3 कर्तव्यों का है। कौन कौन से हैं? प्रधानमंत्री के ये कर्तव्य है कि वह संघ के प्रशासनिक और विधायी मामलों में संबंधित मंत्रिपरिषद के विनिश्चय की सूचना राष्ट्रपति को देगा। ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा। किसको देने के लिए? राष्ट्रपति को देने के लिए। मंत्रिपरिषद के अंदर जितने भी कार्य या फिर जितने भी निश्चय किए जाते हैं कि भाई मुझे हमारे मंत्रिपरिषद या फिर मंत्रिमंडल द्वारा ये कार्य, ये प्रावधान या फिर ये जितनी भी सूचनाएं, जितने भी काम होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को पहुंचाया जाएगा। उसका ये कर्तव्य भी है कि संघ के प्रशासनिक और विधायी मामलों में संबंधित जो जानकारी राष्ट्रपति मांगे वह उसे दे। मतलब राष्ट्रपति द्वारा जितनी जानकारी प्रधानमंत्री से या फिर मंत्रिमंडल से मांगी जाएगी, प्रशासनिक या फिर विधायी जितनी भी मामलों की जानकारी, वो सारी जानकारी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास पहुंचाएगा। किसी विषय पर जिस विषय पर किसी मंत्री के विनिश्चय कर लिया हो लेकिन मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया तो राष्ट्रपति के आग्रह किए जाने पर उसे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखेगा। मतलब कि एक मंत्री द्वारा ये निश्चय कर लिया गया लेकिन मंत्रिपरिषद ने उस पर विचार नहीं किया है। सिर्फ एक मंत्री ने कोई कार्य को लेकर या फिर कोई विधेयक को लेकर या फिर कोई विधायी को लेकर एक निश्चय कर लिया गया लेकिन उसमें मंत्रिपरिषद ने किसी भी प्रकार का कोई विचार नहीं किया है। तो राष्ट्रपति के आग्रह किए जाने पर, मतलब कि राष्ट्रपति के कहने पर उससे मंत्रिपरिषद के समक्ष विचार हेतु रखा जाएगा। ये काम होता है मंत्रिपरिषद के अंदर किसके कहने पर? राष्ट्रपति के कहने पर। कि अगर कोई मंत्री द्वारा किसी कार्य को लेकर या फिर किसी विधेयक को लेकर सोचना या फिर निश्चय कर लिया गया है तो उसको मंत्रिपरिषद के समक्ष राष्ट्रपति के आग्रह पर रखा जाएगा। फिर उसके बाद है कि भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जो पद पर नियुक्ति के समय संसद के सदस्य या फिर सदन के सदस्य नहीं थे। कौन कौन से हैं ऐसे जिस टाइम वो संसद के सदस्य नहीं थे या फिर सदन के सदस्य नहीं थे? सबसे पहले पी.वी. नरसिम्हा राव, इन्होंने बाद में लोकसभा से सदस्यता ग्रहण की थी। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा राज्यसभा के सदस्य थे ये। और ऐसे प्रधानमंत्री जो भारत के कुछ ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने जिस टाइम प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी या फिर मंत्री की शपथ ग्रहण की थी जिस टाइम वो राज्यसभा के सदस्य थे। इनमें सबसे पहले है इंदिरा गांधी। 1966 में उस टाइम ये राज्यसभा के सदस्य थी और बाद में इंदिरा गांधी ने लोकसभा के सदस्य भी रही थी। उसके बाद में एच.डी. देवगौड़ा साहब थे 1996 के अंदर। ये उस टाइम जिस टाइम ये प्रधानमंत्री या पद की शपथ ले रहे थे उस टाइम ये राज्यसभा के सदस्य थे और बाद में इन्होंने लोकसभा के सदस्य ग्रहण की। इसके बाद में है इंद्र कुमार गुजराल, जिसको I.K. गुजराल भी कहते हैं, 1997 के अंदर। फिर मनमोहन सिंह जी थे जो 2004 से 2009 तक 2 बार जो प्रधानमंत्री बने। इन्होंने जब मंत्रिपरिषद की या फिर प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की थी उस टाइम ये राज्यसभा के सदस्य थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री और सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रणेता जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पास में कितने पद थे? एक तो वो भारत के प्रथम विदेश मंत्री थे, सर्वाधिक लंबे काल तक सर्वाधिक अवधि तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। और गुटनिरपेक्ष आंदोलन, ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन
जब अपना भारत आज़ाद हुआ था उसके बाद में एक पूंजीवादी बना था। विश्व दो शक्तियों के अंदर विभाजन हो गया था, एक पूंजीवादी था और एक साम्यवादी था। पूंजीवादी में अमेरिका जैसे देश थे और साम्यवादी में रूस जैसे देश थे। लेकिन भारत नया नया आज़ाद हुआ था उस टाइम, आज़ादी के समय उन्होंने किसी भी महाशक्ति के साथ न रहकर खुद का अपना एक नया गुट बनाया था, जिसे गुट निरपेक्ष आंदोलन कहते हैं। उस गुट निरपेक्ष आंदोलन के जो प्रणेता थे वो थे जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री होते हुए अपने पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। भारत पाक युद्ध हुआ था 1965 के बाद, ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966। भारतीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनकी ताशकंद समझौते 10 जनवरी 1966 के अंदर ताशकंद समझौता हुआ था। और भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है अब तक का, वो था इंदिरा गांधी का। और जो ताशकंद समझौता हुआ था वो लाल बहादुर शास्त्री के समय हुआ था 10 जनवरी 1966 के अंदर। फिर है भारत पाक युद्ध हुआ था 1971 के बाद, शिमला समझौता हुआ था। और शिमला समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले अपने जो भारत के प्रधानमंत्री थे वो थे इंदिरा गांधी। और ये समझौता हुआ था 2 जुलाई 1972 के अंदर। कब हुआ था शिमला समझौता? शिमला समझौता हुआ है 2 जुलाई 1972 में, इंदिरा गांधी के समय। भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण 18 मई 1974 को इंदिरा गांधी के समय हुआ था, और दूसरा हुआ था 1998 के अंदर। और प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ है 18 मई 1974 के अंदर इंदिरा गांधी के समय, जिस टाइम इंदिरा गांधी भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी। भारत में आंतरिक अशांति के आधार पर ये थी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी ट्रेजरी। इस समय आपातकाल लागू हुआ था आंतरिक अशांति के आधार पर। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय लगाया गया था। 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी के समय आंतरिक अशांति के आधार पर भारत के अंदर धारा 352 के तहत आपातकाल लगाया गया था। भारत में सबसे अधिक आयु में बनने वाले प्रथम और गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। मतलब कि प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई बने थे, क्योंकि कांग्रेस सरकार के नहीं होकर ये जनता दल से थे। जनता दल के जो प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई। और भारत में सबसे कम उम्र के जो प्रधानमंत्री बने थे वो बने थे इंदिरा गांधी के बेटे थे राजीव गांधी। फिर हैं पीवी नरसिम्हा राव के कार्यकाल में भारत की उदारीकरण की नीति लागू हुई। उदारीकरण की नीति अगर ऐसा देखा जाए 1992 के अंदर शुरू हुई थी लगभग। पीवी नरसिम्हा राव के समय उदारीकरण की नीति लागू हुई थी और भारतीय अर्थव्यवस्था में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को अपनाया गया था। एक कार्यकाल में सबसे कम अवधि 13 दिन तक रहने वाले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। सबसे कम प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल रहा था वो रहा था अटल बिहारी वाजपेयी का। और इन्हीं के कार्यकाल में 1998 में 5 परमाणु परीक्षण किए गए थे। और पहला परमाणु परीक्षण किया गया था 18 मई 1974 को। और जो दूसरा परमाणु परीक्षण है जिसमें 5 परमाणु परीक्षण हुए थे वो हुए थे अटल बिहारी वाजपेयी के समय 1998 में। फिर इसके बाद अब देखते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में सूचना का अधिकार 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम नरेगा योजना 2005 की है और इसको शुरू किया गया था 2 फरवरी 2006 में। और शिक्षा का अधिकार अधिनियम और खाद्य सुरक्षा का अधिकार अधिनियम भी लागू हुए थे। ये डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल में हुए थे 2004 से लेकर 2009 के कार्यकाल के बीच में। इसमें सूचना का अधिकार भी था, नरेगा योजना भी थी जो अब तक की सबसे बड़ी योजना मानी जाती है, और शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी था और खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी लागू हुए थे। फिर वर्तमान प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यकाल में विमुद्रीकरण 9 नवंबर 2016 को, मतलब कि पुराने नोटों को बंद करके नए नोटों को इनका विमुद्रीकरण हुआ था, जो हुआ था 9 नवंबर 2016 से। एक्ट ईस्ट पॉलिसी, मतलब कि पूर्व की ओर देखो, ये पुरानी पॉलिसी थी, इसका नाम बदलकर अब एक्ट ईस्ट पॉलिसी कर दिया गया। नीति आयोग, जो पहले योजना आयोग के नाम से जाना जाता था 2015 तक, फिर इसको नीति आयोग को बना दिया गया। और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है, जो वर्तमान में नरेंद्र मोदी जी हैं।
फिर GST 1 जुलाई 2017 से लागू हुई। फिर जम्मू कश्मीर राज्य विशेष दर्जा समाप्त किया गया था, धारा 370 हटाई गई थी नरेंद्र मोदी के काल में। फिर नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाए गए थे। 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री की शपथ ग्रहण की है। कब की है? 9 जून 2024 को नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री के पद की शपथ ग्रहण की है। ठीक है, थोड़ा सा आगे देख लेते हैं कि ऐसे प्रधानमंत्री जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं, उनमें है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो बम्बई प्रांत था पहले, अभी जिसको महाराष्ट्र कहते हैं हम, ये पहले बम्बई प्रांत के नाम से जाना जाता था। इनके ये मोरारजी देसाई मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है चौधरी चरण सिंह जो प्रधानमंत्री बनने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर है VP सिंह विश्वनाथ प्रताप सिंह जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं प्रधानमंत्री बनने से पहले। फिर है नरसिम्हा राव, ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिर HD देवगौड़ा, ये कर्नाटक के रहे हैं। और नरेंद्र मोदी गुजरात के 2014 तक। शायद इनसे पहले इनका 3 बार CM के रूप में कार्यकाल रहा है गुजरात के अंदर। फिर 2014 के अंदर ये भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब भारत के प्रधानमंत्री की लिस्ट देख लेते हैं एक बार। पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं जो 15 अगस्त 1947 से 27 मई 1964 तक अपने कार्यकाल से सर्वाधिक लंबा कार्यकाल माना जाता है अब तक का। फिर है गुजरलाल नंदा जो कार्यवाहक रहे थे। ये कार्यवाहक रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद में 27 मई 1964 से 9 जून 1964 तक इनका कार्यकाल कार्यवाहक के रूप में रहा था। फिर इनके जगह पे आते हैं लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री के 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1964। फिर इन ताशकंद के बाद में जो समझौता हुआ था, ताशकंद समझौते में उनकी मृत्यु हो गई थी। ताशकंद समझौते की मृत्यु के बाद में एक छोटा सा करेक्शन है क्योंकि इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट हो रखी है। इसमें क्या हुआ था कि भाई 9 जून 1964 को गुजरलाल नंदा जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री थे, फिर इनकी जगह लाल बहादुर शास्त्री जो 9 जून 1964 से 11 जनवरी 1966 तक, यहाँ पे थोड़ी सी मिसप्रिंट है, 1966 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे। और इसके बाद में गुजरलाल नंदा फिर क्योंकि ताशकंद समझौते होने के बाद में ये वापस भारत लौट रहे थे, उस टाइम इन्होंने उनकी मृत्यु हो गई थी वहीं पे पद पर रहते हुए। फिर गुजरलाल नंदा को फिर से कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया जाता है जो 11 जनवरी 1966 से 24 जनवरी 1967 तक प्रधानमंत्री पद पर कार्यवाहक के रूप में रहते हैं। फिर उसके बाद में श्रीमती इंदिरा गांधी जो आती हैं वो 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक प्रधानमंत्री के रूप में रहती है। फिर उसके बाद में मोरारजी देसाई आ जाते हैं जो जनता दल से और गैर कांग्रेसी पहले उम्रदराज गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे जो 24 मार्च 1977 से लेके 28 जुलाई 1979 तक प्रधानमंत्री के कार्यकाल पर रहे थे। फिर इसके बाद में आ जाते हैं चौधरी चरण सिंह। जो चौधरी चरण सिंह थे इससे पहले ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे। इसके बाद में प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था इन्होंने, जो 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक अपने पद पर रहे थे। इसके बाद में इंदिरा गांधी वापस प्रधानमंत्री की शपथ लेती है जो 14 जनवरी 1980 से 31 अक्टूबर 1984 तक अपने पद पर रहे थे। फिर इन्हीं के बॉडीगार्ड द्वारा इनको हत्या कर दी गई। फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी के बाद में इन्हीं का बेटा राजीव गांधी 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे। फिर इन्हें भी गोली मारकर या फिर जो लिट्टे द्वारा श्रीलंका में जो हुआ था उनकी भी हत्या कर दी गई पद पर रहते हुए। फिर इसके बाद में VP सिंह बनते हैं प्रधानमंत्री जो 2 दिसंबर 1989 से 10 दिसंबर 1990 तक अपने पद पर रहते हैं। उसके बाद में चंद्रशेखर साहब आते हैं। चंद्रशेखर 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं। उसके बाद में आते हैं PV नरसिम्हा राव जो 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक प्रधानमंत्री के पद पर रहते हैं PV नरसिम्हा राव के बाद में आते हैं अटल बिहारी वाजपेयी जो 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक, मतलब कि सबसे छोटा कार्यकाल इन्हीं का है, जो शायद तक 15-16 दिनों का कार्यकाल रहा था इनका। इनके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद में एक HD देवगौड़ा साहब आते हैं। HD देवगौड़ा साहब 1 जून 1996 से 21 अप्रैल 1997 तक प्रधानमंत्री के
कार्यभार संभाला था इन्होंने। और फिर उसके बाद में आते हैं आई के गुजराल साहब। आई के गुजराल साहब के समय 21 अप्रैल 1997 से 19 मार्च 1998 तक प्रधानमंत्री का पद संभाला। और उसके बाद में अटल बिहारी वाजपेयी फिर से आते हैं 19 मार्च 1998 से 22 मई 2004 तक। 2004 के बाद में मनमोहन सिंह बनते हैं 22 मई 2004 से 16 मई 2014 तक। कंटिन्यू 10 साल तक ये प्रधानमंत्री रहते हैं। और उसके बाद में श्रीमान नरेंद्र मोदी साहब 26 मई 2014 से वर्तमान तक PM पद को संभाल रहे हैं। यह था अपना प्रधानमंत्री। और इसके आगे हम देखेंगे मंत्रिपरिषद अगले वीडियो में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।